हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया कि आपके पास दो आइडेंटिकल बीकर हैं। ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स। तो आपके पास मान लो एक बीकर ये ए है, एक दूसरा बीकर बी है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों में सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम वी है। और दोनों का टेम्परेचर जो है ये 60 डिग्री सेल्सियस दिया गया अभी। ठीक है, लिक्विड ए हैज डेंसिटी ऑफ दिस 800 kg and specific heat capacity of 2000 joule per kg per Kelvin, while liquid in B has density of this and specific heat capacity this. Which of the following best describe their temperature versus time graph? ठीक है, इमिसिविटी दोनों बीकर्स की सेम है। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले मास ऑफ ए जो होगा ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी उसने आपको ऑलरेडी बताई है 800 इंटू रो, 800 kg पर मीटर क्यूब। और रो आपको वी आपको सेम है, दोनों का पता है, वी मान लिया आपने। और मास ऑफ बी जो होगा ये हो जाएगा इसकी डेंसिटी जो कि है 1000 इंटू वी। तो दोनों का मास आपको यहाँ से पता चल गया। अब अगला केस देखो होता क्या है, यहाँ से आपको एक बात ये भी पता चल गई कि जो एम बी होगा वो एम ए से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा हमको पॉइंट ये पता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि डी क्यू बाई डी टी का जो मॉड होता है इसकी वैल्यू होती है के टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस, यानी थीटा माइनस का थीटा नॉट। थीटा क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस आपको ऑलरेडी बताया। थीटा नॉट क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमने लिया है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से डी क्यू, क्यू को आप क्या लिख सकते हो? एम एस डेल्टा टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि क्यू तो आपको पता है, डी क्यू क्या हो जाएगा? एम एस डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस विल बी इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस का थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी थीटा बाई डी टी का मॉड इज इक्वल टू के अपॉन एम एस टाइम्स थीटा माइनस का थीटा नॉट। तो देखो इसमें से ये पता चल गया कि जिसका एम एस ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। यानी कि ये जो डी थीटा बाई डी टी जो होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो कम हो जाएगा अगर एम एस बढ़ेगा तो अब हमको ये देखना है कि ए और बी में किसका एम एस ज़्यादा है। तो एम ए और एस ए में से और एम बी एस बी में कौन बड़ा है ये देखना है हमको। तो देखो एम ए तो हमने ऑलरेडी देखा है कि एम ए जो है वो है 800 वी, और एम बी है वो है 1000 वी। और एस ए, तो एस ए की वैल्यू उसने क्या बताई है? 2000। और एस बी की उसने वैल्यू बताई है आपको 4000। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया कि आपका जो एम बी एस बी होगा वो बड़ा होगा। तो एम बी एस बी के बड़ा होने का मतलब कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो स्लोप होगा डी थीटा बाई डी टी वो आपका ए का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए का एम एस कम है। और जो आपका स्लोप होगा बी का वो कम होना चाहिए। तो अब हमको इस इंफॉर्मेशन को चेक करना है सारे ग्राफ्स में। जिस ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वही ग्राफ हमारा आंसर होगा। तो पहले में देखो क्या है कि ए का स्लोप बी के स्लोप से कम है, तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, स्लोप आपको पता है कैसे चेक करते हैं? स्लोप का मतलब होता है कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या सीधा सा आप टी इक्वल्स टू जीरो पर ही देख लें, तो टी इक्वल्स टू जीरो पर जिसका स्लोप कम होगा वहां पर टी इक्वल्स टू जीरो पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जिसका स्लोप कम होगा वो बी होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो बी का स्लोप हाइयर है, तो ऑप्शन वन आंसर नहीं होगा। ऑप्शन टू में देखो कि बी का स्लोप कम है, ए का स्लोप ज्यादा है टी इक्वल्स टू जीरो पर, तो ऑप्शन टू हमारा आंसर होगा। ऑप्शन थ्री में दोनों का सेम है तो आंसर हो ही नहीं सकता। और इसमें भी देखो कि आपका ए का कम है बी का ज्यादा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन टू। थैंक यू। Hello everyone, the question says that a cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius, this is outer, so outer radius is 2r, so this is outer only. So the thermal conductivity of material of the inner cylinder is K1 and
outer cylinder is K2. Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of system for the heat flowing along the length of cylinder is. So in this question I have to find out the K equivalents. So formula to find out the K equivalent is for this type of system. So K1 is thermal conductivity of inner area, that is A1, and K2 is the thermal conductivity of area A2 divided upon area A1 plus A2. Now first area is pi r square, so we will write K1 and area is pi r square, and this area is K2 and area of A2 will be, because this radius is R1 and this radius is 2 times of R, so area will become pi, so this will become area 4r square minus pi r square, so we get this area will become only outer area will be equals to 3 pi r square divided upon area A1 plus A2. So A1 area is pi r square and A2 area is 3 pi r square. So total area will become 4 pi r square. Now on solving this equation, we get K1, this area is pi r square plus K2 3 pi r square divided upon this area is 4 pi r square. Now on solving this equation we get K1 pi r square will cancel out, K1 plus 3 K2 divided upon 4. So it is K equivalent. Hence K equivalent will be equals to K1 plus 3 K2 divided upon 4. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you. Hello students, the question here is the temperature difference between this rod on the AB is 120 degrees centigrade. Okay, so temperature difference for AB is 120 degrees centigrade is maintained, and the length of the rod is 2L. Okay, and another bent rod of PQ is also there of same cross section, and the length is 3L by 2. So based on the values, so we can guess what are the lengths, because uh, the total length at the bottom from A to B is mentioned as a 2L, among which L by 2 and L is known. So 3L by 2. 3L by 2L minus 3L by 2 will again give you L by 2. So therefore this length is L by 2. That is from Q to B. Similarly, if this is L by 4, the other length is also going to be L by 4, and the above one is also going to be L. Okay. So to solve this question, today we are using a different approach. We are using a resistor approach today. So we know that R is equal to rho L by A is the formula, wherein the resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. Because the areas are the same and there is no variation in area, because they have mentioned that it is of uniform cross section, so therefore the area is not going to change. So therefore we know that R is directly proportional to L, that is length of the rod. So having this in mind, we are just going to recreate the entire diagram in terms of resistance. So if R is, because it's directly proportional, suppose length is L, the resistance is also going to be R. Okay, so you can see it is L by from A, this is R by 2 resistance, and the second resistor is R, third resistor is also R by 2. Now in between this there is a bent rod, so for that also I am writing the resistance. So I get a figure like this. So let me mark all the points. This first point is A, the second point is P, this third point is Q, this end is B. Okay, everything, and let me write the values of the resistances also. This is R by 4 in the sides, the bent rod, and on the top it is again R. Okay, now what we do next step is we find out what is the equivalent resistance. So R equivalent we are finding. So we can see that the PQ part is bent on the top, that is in series. So R by 4 plus R by 4 is R by 2. R by 2 plus R is 3R by 2. So 3R by 2 is in parallel with the R. Okay, so we find out what is 3R by 2 parallel with R. We know that whenever two resistances are in parallel,
And so we find out that is equal to 3r square by 2, that is r1 r2 by r1 plus r2, right? So 3r by 2 plus r is basically 5r by 2. So basically taking the reciprocal, we get r equivalent is equal to 3r square by 2 times 2 upon 5r. 2 will get cancelled. I can cancel out the r also, and finally I get r equivalent is equal to 3r by 5. Okay, so now the circuit will become, the simplified circuit is, so r by 2, the center I'm having 3r by 5, and the last again one more r by 2. All these three are in series, therefore r equivalent will be just simple addition. So 3r by 5 plus r by 2 plus r by 2 is just r, right? So add it, you will get 3r plus 5r is, so you will get 8r upon taking LCM, 8r by 5. So this is what you get. Okay, so once we have got the r equivalent value, now because there is a heat transfer happening, so let me mark the points here. So A, this is P, this is Q, and this is the B point, right? So we know that current is also going to flow from the region of higher potential to the region of lower potential. So let us imagine that there is a current flow like this in this direction from A to B. So so VA minus VP upon the resistance. So current I is equal to V upon R, as we know. So divided by the resistance in between A and P is basically the R by 2 resistance, right? So it is the R by 2 resistance. So I'm writing that between AP is R by 2. The same logic we are trying to use for the AB also. So if I use it for AB, that is the potential difference across A and B. So then what do I get? I get VA minus VB upon this resistance. Okay, that is 8R by 5, which we have just now found out. That will be equal to VP minus VQ, because current is same, right? In a series circuit, by 3R by 5. Okay. Now we can see that I can replace, basically I can replace this potential difference with heat, with the temperature. Okay, because here current is flowing. Now there in the rod there is a flow of heat. Okay, so heat is flowing because due to difference in temperature. So I can substitute as Ta minus Tb divided by 8R upon 5 is equal to, is equal to Tp minus Tq, that is Tp minus Tq upon 3R by 5. Now the question they have clearly mentioned across A and B, the temperature difference is 120. Okay, so in place of Ta minus Tb, I can write 120 degrees Celsius. Okay, divided by 8R by 5 multiplied by 3R by 5. I'm bringing it to the left side, so it is coming to the numerator, is equal to Tp minus Tq. So we want to find that only, the temperature difference between P and Q. So this is basically 120 divided by 8R into 3R by 5 into 5. So 5 is getting cancelled, RR is getting cancelled, 4 2s are 8, 4 30s are 120, 2 1s are 2, 2 15s are 30, 15 3s are 45. Hence the answer is 45 degree centigrade. So therefore the temperature difference between P and Q is 45 degrees centigrade. So the answer is option A. Thank you.
हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I 912 वोट पर मीटर स्क्वायर आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी kept in the surrounding of a temperature 300 Kelvin. Take the Stephen Boltzmann constant sigma is equal to 5.7 into 10 raised to power minus का 8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4. Assume that the energy exchange with the surrounding is only through the radiation. The final steady state temperature of the black body is close to. Okay. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पैरेलल रेज हैं ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी उसका गिवन है यहाँ पे हमें कितना I इज इक्वल टू 912 वोट पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये इंसिडेंट हो रही है एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी पे. सो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे हमें गिवन है T0. सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लेते हैं, वो गिवन है यहाँ पे हमारा 300 केल्विन. और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा जो है वो गिवन है 5.7 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 8. ओके, और यूनिट है यहाँ पे इसका वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4. और यहाँ पे देखो ये एज्यूम किया गया है कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग के साथ वो केवल थ्रू द रेडिएशन चेंज हो रही है. और यहाँ पे जो फाइनल स्टडी स्टेट है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी वो किसके क्लोज होगा यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो अब यहाँ पे देखो इन द स्टडी स्टेट जो पावर यहाँ पे हमारी इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे. अब देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा पावर अपॉन एरिया, ये होता है. और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम. ओके, तो यहां से देखो I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पावर को अगर मैं रिप्लेस करता हूं एनर्जी अपॉन टाइम से, ये लिख सकता हूं. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कि एमिटेड पावर होगा यहाँ पे E इज इक्वल टू I इंटू ए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम. ओके, तो E इज इक्वल टू आई ए. ओके, तो यहाँ पे देखो जो E है मेरा एनर्जी जो कि इमिटेड हो रहा है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सिग्मा T की पावर 4 माइनस ऑफ T नोट की पावर 4 और इनटू में एरिया, ये हमने पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे देखो जो पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पे जिनका इंटेंसिटी गिवन है 912 वोट पर मीटर स्क्वायर, ये इंसिडेंट हो रही है स्पेरिकल ब्लैक बॉडी पे. तो ब्लैक बॉडी है यहाँ पे, तो इसका जो एमिसिविटी होगा वो कितना होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है मेरा E इज इक्वल टू सिग्मा E सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4. और T नोट है यहाँ पे हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर. ओके, तो फॉर द ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1, सो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4 और इनटू में एरिया. अब यहाँ पे देखो इन द स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये एनर्जी I इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा E के इक्वल. और E की वैल्यू है यहाँ पे हमारा सिग्मा T की पावर 4 माइनस ऑफ T नोट की पावर 4 और इनटू में एरिया. तो यहाँ पे देखो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैरेलल रेज है इनका एरिया रिंग की फॉर्म में होगा, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर और सिग्मा T हो जाएगा यहाँ पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर और T नोट है यहाँ पे हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर. और एरिया यहाँ पे कितना होगा, स्पेरिकल बॉडी है तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. सो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू बचता है सिग्मा T की पावर 4 माइनस ऑफ T नोट की पावर 4. ओके, ये आ जाता है. तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं T की पावर 4 माइनस ऑफ और इनटू में यहाँ पे हमारा 4 भी बच जाता है, तो सिग्मा इनटू में 4. तो T की पावर 4 माइनस ऑफ T नोट की पावर 4, यहाँ पे बचता है मेरा I अपॉन में सिग्मा 4. और वी कैन से T की पावर 4 माइनस ऑफ T नोट की पावर 4 I अपॉन में 4 सिग्मा. तो T नोट सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे हमें,
सो टी हमें फाइंड आउट करना है, तो टी की पावर 4 माइनस ऑफ टी नोट, तो टी नोट था यहाँ पे हमारा 300, तो 300 की पावर 4 और इंटेंसिटी गिवन था यहाँ पे 912 और 4 और सिग्मा कितना था यहाँ पे हमारा 5.67 और इनटू में 10⁻⁻8। सो यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो टी की पावर 4 माइनस ऑफ 300 की पावर 4 माइनस ऑफ, ये देखो कैलकुलेट करने पे आएगा 912 और अपॉन में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.68 और ये पावर ऊपर चली जाएंगी 10⁻8। सो टी की पावर 4 और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 300 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा और 10⁻2 की पावर 4 होगा तो 10⁻8 हो जाएगा। तो और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 912 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे तो 40 समथिंग, तो 14 × 10⁻8। सो टी की पावर 4 इज इक्वल टू आएगा यहाँ से हमारा 40 प्लस 81 और 10⁻8 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। सो टी की पावर 4 इज इक्वल टू 40 प्लस 81, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये 1 और यहाँ पे 121 और इनटू में 10⁻8। तो मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आती है, टी आ जाएगा यहाँ से हमारा 121 इंटू में 10⁻8 की पावर 1/4। ओके, तो यहाँ से देखो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का 330 केल्विन समथिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो यही टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना था कि टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर आता है बॉडी का यहाँ पे हमारा इन स्टडी स्टेट, वो किसके क्लोज हो रहा है यहाँ पे 330 केल्विन के। तो यहाँ से देखो जो ऑप्शन है मेरा फर्स्ट is correct for this question. I hope you like this video and thanks for watching.